गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th की मैथ्स में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 और हमारा रनिंग चैप्टर क्या चला था, सिंपल इक्वेशंस। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। उसके पहले तक बातचीत आपसे हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब आपको इक्वेशंस गिवन होंगे और उनको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट फॉर्म में। इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन थे और हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और जो कि बहुत बार कमेंट आया कि बहुत समझ में कम आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशंस में यूज्ड वेरिएबल आपको दिखाई पड़ रहा है पी, तो उनका पर्टिकुलर नेम भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए पहले समझो कि पहले वाले पार्ट को हम कैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है p + 4 = 15। क्या है ये? इक्वेशन है जिसको करना क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको देखकर समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां पर ये जो = होता है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो स्टेटमेंट में, या तो इज लिख दो या फिर लिख दो यू गेट। ठीक, ये बातें हैं क्योंकि ये आपका LHS और RHS का बैलेंस का साइन है, इक्वलिटी, जिसको हम इज से या यू गेट से डिनोट करते हैं। तो क्या चीज है इज? 15, यानी इसके आगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बात समझो, ये समझ में आना चाहिए कि इज इक्वल टू है, क्या है, 15। अब इसका जो प्रीवियस पोर्शन है वो यहां से समझो, ये क्या लिखा हुआ है, p + 4। तो p + 4 को अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सम ऑफ p and 4। यही तो है ना, ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे सम ऑफ p and 4। तो यहां पर जो पहला टाइप हो गया हमारा लिखने का वो ये हो गया कि सम ऑफ p and 4 = 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सम ऑफ p and 4 = 15। ध्यान देना, ये इज लिखा हुआ है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसी को लिखने का दूसरा भी तरीका है कि अगर इफ यू ऐड p to 4, कॉमा मीन्स देन होता है, समझिएगा। इफ यू ऐड p to 4, अगर आप p को 4 में ऐड करोगे, देन यू गेट, तो आप पाओगे, प्राप्त करोगे कितना, 15। तो ये भी तरीका है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है और ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है। तो पहले कल समझना है ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन नजर आता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो क्वांटिटीज का समेशन नजर आया, तो इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन किया कि सम ऑफ कौन कौन है, सम ऑफ p and 4, ये हो गया हमारा, ये सम ऑफ p and 4, इतना क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जिसको आपने सेंटेंस फॉर्म में बोला। और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इज हो गया। उसके बाद तो केवल 15 लिखना है। कितना है, 15 है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करोगे किसको, p को to 4, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और कॉमा यहाँ पर यू गेट, ये क्या हो गया आपका, इक्वलिटी के लिए हो गया, यू गेट कितना, 15। तो दोनों ही तरीका है, दोनों में कोई गलती नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये पहले का जवाब मैंने आपको बताया। क्या बताया? इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। आइए दूसरा देखते हैं, तो कितना आसान होगा अगर आप अच्छे से समझना चाहेंगे। तो दूसरा क्या है तेरा, देखो दूसरा है हमारा m-7 = 3। m-7 = 3। यहां पर भी वही बात आ गई, क्या कि दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को गौर करो, क्या लिखा हुआ है, m-7। m-7 आप बोल रहे हो m-7, तो क्या m-7 नहीं लिख दोगे? क्या लिखोगे कि सब्ट्रैक्ट, ये देखिए सब्ट्रैक्ट, यहां सब्ट्रैक्टिंग हो रही है ना, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ध्यान देना। m से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जिस तरह बोल रहे हो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? उसको इंग्लिश में बोलोगे कि सब्ट्रैक्ट 7। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 को, कहां से, m से, तो फ्रॉम m। और आप जानते हैं इज इक्वल टू के लिए क्या आता है, इज इक्वल टू के लिए यहां पर सॉरी इज आता है, इज, या देन यू गेट लिख दीजिए, देन यू गेट, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देन यू गेट कितना, 3। तो यहां पर आगे इफ लगा करके और अच्छा कर सकते हैं इसको। देखो
आप हमेशा ध्यान दो कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो m से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो फर्स्ट क्वांटिटी होती है और जो आगे लिखा होता है वो सेकंड क्वांटिटी होती है। ये बहुत बारीक बात बता रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट माइनस सेकंड। अब यहां क्या समझोगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, सेकंड वाले को, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड, और किसमें से, फर्स्ट में से, तो क्या लिखेंगे आगे, फ्रॉम फर्स्ट। ये देखो ये बात बहुत जरूरी है आपको समझना और जानना, फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी जो हम सब्ट्रैक्ट के बाद लिखा होता है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट में से सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्रॉम के बाद जो नजर आता है वो पहली क्वांटिटी होती है और फ्रॉम के जो पहले यानी सब्ट्रैक्ट के बाद जो नजर आ रहा है वो सेकंड क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, इफ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m, अगर 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे m से, देन यू गेट, तो आप पाएंगे कितना, 3। मैंने बार बार कहा यू गेट इस्तेमाल कर सकते हैं या इज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला पैटर्न। थर्ड पे आ जाते हैं अब, ठीक है ना, बातें समझ में आ रही होंगी ना, पेन कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं, हाँ, जो अच्छा लगेगा उसे लिखना भी है और नोटिस करनी है, और जो नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे या किसी भी माध्यम से हम तक अपनी समस्या को पहुंचाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3p + 4। तो ये देखिए 3p + 4 इज इक्वल टू, मैं आपका सीक्वेंस है 6 लेकिन हमारे हिसाब से थर्ड चल रहा है ना, इज इक्वल टू क्या, 25। ये इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। क्या करना है, वही पुराना काम, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गौर करो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को देख पा रहे हो तो एक प्लस का साइन दिखता है, एक प्लस के साइन का मतलब हो गया समेशन हो रहा है। किसका किसका समेशन हो रहा है, बस इसी बात को ध्यान दे लो, कितना आसान है। तो समेशन किसका हो रहा है, 3p का, और किसका, 4 का। 3p को अगर एक्सप्लेन करोगे तो क्या लिखोगे, 3p को एक्सप्लेन करोगे तो लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ p। अगर हम कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ p तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 3p, p का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ p, ये हो गया 3p। अच्छा 4 को तो 4 ही लिखोगे, यानी आप समेशन किसका कर रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 का। तो यहां क्या लिखोगे, सम ऑफ, सम ऑफ, ये हो गई हमारी पहली क्वांटिटी जो कि आप देख पा रहे हैं 3, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4। अब क्या आया, इक्वल आया, तो इक्वल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इक्वल के लिए लगाते हैं इज, और आगे क्या लिखा हुआ है देख पा रहे हो, 25। कितनी आसानी से, अरे भैया ये तो खेल हो गया, समझो। लेफ्ट में देखा तो केवल 2 क्वांटिटी थी जिनको ऐड करना था। पहली क्वांटिटी क्या थी, 3p, जिसको हम एक्सप्लेन करके बोलेंगे या कहेंगे या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p, और सेकंड क्वांटिटी क्या है, 4। तो हम इस तरह से लिखेंगे, और हो क्या रहा है दोनों में, दोनों के बीच क्या रिश्ता है, दोनों के बीच प्लस का रिश्ता है, जिसको हम सम कहते हैं या एडिशन कहते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि इफ यू ऐड टू 3 टाइम्स ऑफ p टू 4, अगर आप 3p को 4 में ऐड करोगे देन यू गेट 25। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहां पर लिख देता हूं कि इफ यू ऐड, क्या ऐड कर रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ p को ऐड कर रहे हो। फर्स्ट क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन क्या है, 3 टाइम्स ऑफ p। तो इफ यू ऐड 3 टाइम्स ऑफ p, किसमें, 2 4। अगर आप 3 टाइम्स ऑफ p को ऐड कर रहे हो, 2 माने को 4 में, देन यू गेट, तो इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, देन क्या होगा, देन यू गेट, तो आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 25। देन यू गेट 25। देखो भाई एक जवाब तो ये हो गया, यहां पर इतना छोटा सा, ये पूरा लेकर के ये देखें, इसको कंप्लीट कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4। देखो 2 क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ p है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, 4 है, इज है, कितना है, 25। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हो 3 टाइम्स ऑफ p को किसमें, 2 4, देन यू गेट, ये देखो उसके बाद यहां पर लिखा है, स्पेस नहीं था, देन यू गेट, आप क्या पाएंगे, देन यू गेट 25। तो इस तरीके से 2 तरीका हो गया दोनों को एक्सप्लेन करने का। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। हो गया ये 3, अब हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
जो बात भी आपको कम समझ में आ रही होगी उसको आप बताएंगे और बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या समाप्त हो। अगर यहाँ नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको रिपीट करवाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। यही पैटर्न और कुछ लेकर के आगे आपको सोल्यूशन करवाएंगे। अगला हमारा है 3m/5 इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर समझो, वेरिएबल, जब आपको वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पर चूंकि एक ही टर्म है, क्यों कैसे पता चला कि एक ही टर्म है? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ना एक प्लस दिख रहा है ना एक माइनस दिख रहा है, तो ना एक भी प्लस है ना एक भी माइनस है, मींस हमारे पार्ट्स सेपरेट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सेपरेट करने का काम करता कौन है? प्लस माइनस करता है। प्लस माइनस नहीं नजर आएगा, मींस टर्म सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3m/5 सिर्फ लिखा हुआ है, सिंगल क्वांटिटी है। लेकिन हम ये कहेंगे आपको कि 3m/5 अगर लिखा है तो इसको क्या करो? वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करो। क्या करो? वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करो। आइए करते हैं। बीच का रिश्ता क्या है? मल्टीप्लाई का। तो देखो, अगर देखा जाए तो 3/5 अलग कर दिया, कांस्टेंट और m अलग कर दिया, लेकिन प्लस माइनस का रिश्ता नहीं है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप पहले क्या करोगे? अगर सिंगल टर्म होगा तो कांस्टेंट को अलग कर लेना और m को अलग कर लेना। क्यों? क्योंकि तब इसको आप सेंटेंस फॉर्म में बोल पाओगे। 3/5 को हम क्या बोलते हैं? 3/5 को हम बोलते हैं 3, ऊपर जो लिखा होता है उसको 3 लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, और नीचे जो लिखा होता है उसके आगे th लगा देते हैं। जैसे आप कहते हो क्लास 7th, क्लास 6th, क्लास 5th, तो वैसे ही यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3/5 बोलेंगे। 3/5 को क्या बोलेंगे? 3/5 बोलेंगे। अगर लिखा होता 2/7 तो क्या बोलते? 2/7 बोलते। इसको हम 2 लिखेंगे, ऊपर वाला जैसा होगा, और नीचे वाले में आप जो है रैंक लगा देंगे, th लगा देंगे, तो 2/7 हो गया, ठीक है ना। अगर लिखा होता 1/4 तो क्या बोलते? 1/4 बोलते। ऊपर लिखा होता 7 और नीचे लिखा होता 9 तो क्या बोलते? 7/9 बोलते। समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखो, 2 है तो 2 लिखो, नीचे th लगा देना, ठीक है ना। तो 3/5 किसका? अच्छा एक बात और, मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। तो 3/5 ऑफ किसका? वो तो दिख ही रहा है, वेरिएबल m है, तो 3/5 ऑफ m। आगे क्या लगा है? लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लेन कर दिया। देख लो, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्लेन हो गया है इन सेंटेंस फॉर्म। तो 3/5 ऑफ m। आगे क्या लगा है? इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के लिए क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? 6। लो भाई, आंसर आ गया, हो गया कन्वर्ट सेंटेंस फॉर्म में। 3/5 ऑफ m इज 6, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा कि इस टाइप का जब आएगा, इस टाइप का मतलब मोनोमियल आएगा, जब प्लस माइनस नहीं होगा, तो पहले क्या करोगे? पहले आप कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लोगे। फिर जो कांस्टेंट है वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, समझ में आया होगा। अगर केवल यहां लिखा होता 7 तो क्या लिखते? 7 टाइम्स लिखते, क्योंकि 7 गुना, तो 7 टाइम्स ऑफ m हो जाता। तो 3/5 है तो 3/5 लिख दिया। इक्वल के लिए क्या लिखते हैं? इक्वल के लिए इज लिखते हैं, और आगे राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो एक नंबर है, वैसे ही लिख दोगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को लेकर के आपसे डिस्कस किया मैंने। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो में नई चीजों के साथ आपके क्वेश्चंस को लेकर के मैं फिर से मुलाकात करूंगा। और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।